सिर्फ आपकी त्वचा के ऊपर ही नहीं, वो आपके अंदर बैठता जा रहा है, आपकी आंखों के अंदर, आपके फेफड़ों के अंदर, यहां तक कि आपके जहन के अंदर भी वो अपना घर बना रहा है। बिना आपको बताए, बिना आपसे कुछ पूछे, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और आपको सुरक्षा की गारंटी देने वाली सरकारें चुप हैं, बेहतर जीवन देने का दावा करने वाले सभी राजनीतिक दल भी खामोश हैं। मैं बात कर रहा हूं देश की आबो हवा में तेजी से घुलते प्रदूषण की, जिसका मुद्दा राजनीतिक पार्टियों के चुनावी मैनिफेस्टो से ही नदारद है। ऐसे में सवाल किससे हो, जवाब किससे मांगा जाए? साल दर साल कहानी वही है, किरदार वही है, मौसम वही है, बदल रही है तो बस कैलेंडरों की तारीख जो अब 2023 की चल रही है। और इस साल की सर्दियों की शुरुआत होते ही प्रदूषण अपना कहर फिर बरपाने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा से राज्यों के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर तत्काल कुछ ठोस कदम उठाने की बात कही है। चुनाव राजस्थान में हम सवाल पूछेंगे प्रदेश की दोनों प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियों से कि क्यों आखिर उनके वादों, दावों और गारंटियों में इस बढ़ते प्रदूषण का जिक्र तक नहीं होता। साथ ही जानेंगे कि मौजूदा वक्त में क्या है प्रदेश की आबो हवा का आलम। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति बताते हैं। अब आप जरा कुछ ये तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम आपको AQI की स्थिति बयां करेंगे। ये आप देखिए AQI कैटेगरी है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें 0 से 50 तक अगर इसका मापदंड आता है तो वो शुद्ध हवा मानी जाती है। 51 से 100 तक संतोषजनक हवा कही जाती है। 100 से 200 जब AQI पहुंच जाता है तो उसको मध्यम गुणवत्ता माना जाता है। 201 से 300 तक खराब हवा, 301 से 400 तक का जो पैरामीटर है उसको बेहद खराब हवा में काउंट किया जाता है। और जब 401 से भी ज्यादा का AQI हो जाता है तो वो स्थिति बेहद ही गंभीर श्रेणी में रखी जाती है। अब आपको बताएंगे कि प्रदेश में और देश के अलग अलग शहरों में कहां कहां पर इस 6 कैटेगरीज में कौन सा शहर कहां पर फॉल करता है। अब ये सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर आप देखिए जहां पर आपको धुंध दिखाई दे रही है। महज ये 100 मीटर का भी अंतर नहीं होगा जहां से कैमरामैन खड़े होकर के वीडियो बना रहे हैं, और ये 50-60 मीटर के बाद ही इस तरीके की स्थिति देखने को मिल जाती है। अब आप ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए। जैसलमेर का AQI 283 है। 7 नवंबर 2023 की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी किए गए ये आंकड़े हैं। झुंझुनू में 246 रहा 7 नवंबर को, जोधपुर में 201, यानी कि स्थिति खराब रही। इसके बाद अगर अन्य शहरों पर की आप बात करेंगे तो कोटा की स्थिति 2004, माफ कीजिएगा 204 रही, ये भी खराब गुणवत्ता की स्थिति में आता है। कोटा भी। सीकर में 214 रहा AQI। जहरीली सांस लेने को प्रदेश के लोग मजबूर हैं। सीकर के बाद श्री गंगानगर की स्थिति जरा देखिए, 379, बेहद ही खराब स्थिति। ये 7 नवंबर 2023 की ये अब हम लोग आपको डेटा बता रहे हैं। दौसा में 298, यानी बेहद खराब स्थिति के बहुत करीब दौसा की भी स्थिति है। भीलवाड़ा 287 खराब में काउंट हो गई, लेकिन बहुत करीब है गंभीर रूप से खराब श्रेणी में आने के। भिवाड़ी की स्थिति आप देखिए जहां पर बेहद खराब स्थिति है, 374 AQI पहुंचा हुआ है। अंदाजा लगा सकते हैं आप इन तस्वीरों को और इन डेटा को देख करके कि किस तरह लोगों के लिए जीना और सांस लेना दुर्लभ होता जा रहा है। अलवर की तस्वीर देखिए, 228 रहा यहां पर AQI अलवर का डेटा में आप देखिए, और साथ साथ हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ में 369, बेहद ही खराब स्थिति। ये AQI है, इनकी एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये। अब जरा आपको देश, पहले राजधानी जयपुर 239 है, ये भी बेहद खराब है। अब आपको जरा देश की स्थिति दिखाते हैं। नई दिल्ली को आप देखिए, 395 है यहां पर AQI, यानी कि बहुत खराब स्थिति में नई दिल्ली का AQI रहा। नोएडा 355, बेहद खराब ये भी। और देश भर में प्रदूषण का कहर देखने को लगातार मिल रहा है। पानीपत की स्थिति देखिए, 328 AQI यहां पर रहा। प्रदूषण राजस्थान के साथ साथ देश भर के तमाम शहरों में किस तरह बढ़ रहा है हम डेटा के जरिए आपको बता रहे हैं। पटना में 324 AQI रहा, सिरसा में 334 AQI रहा, बेहद खराब स्थिति यहां पर भी रही। अन्य शहरों की अगर आप और नजर डालेंगे तो सोनीपत आप देखिए 381 एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि अपने आप में बेहद खराब श्रेणी में आता है। ग्वालियर में 289 रहा। 7 नवंबर 2023 का ये डेटा है, जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। ग्रेटर नोएडा की स्थिति जरा देखिए, अनबिलीवेबल 457 यहां पर AQI है। भटिंडा की स्थिति भी बेहद खराब है। अब आपको आज की स्थिति दिखाते हैं, यानी कि 8 नवंबर की स्थिति क्या थी। 7 नवंबर की आपने देखी, 8 को अलवर में 210 AQI रहा है, ये खराब स्थिति में आता है। भरतपुर में 247 रहा है AQI, जहरीली सांस लेने को मजबूर हो रहे हैं लोग। भिवाड़ी में देखिए 414, बेहद गंभीर
श्रेणी में ये फॉल कर रहा है। चित्तौड़गढ़ में देखिए 210, यहां भी खराब है, यानी कि शुद्ध हवा या संतोषजनक हवा या मध्यम गुणवत्ता अब तक किसी भी शहर में नहीं आई है। चुरू में आप देखिए 324 रहा, धौलपुर में रहा 326। तो हमने आपको इस डेटा के जरिए बताने की कोशिश हमारी ये है, और ये डेटा पूरे डिस्कशन के दौरान साथ साथ चलता रहेगा, तस्वीरों के माध्यम के साथ साथ ये डेटा भी चलेगा ताकि आप लोग जान पाए। लेकिन मैं बहुत जल्दी आपको हमारे संवाददाता ने ग्राउंड से जो देखा वो आपके लिए भेजा है। 40 सेकंड में आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या स्थिति ग्राउंड पर रही आज सुबह। जिले श्री गंगानगर में हालात काफी खराब हैं। श्री गंगानगर जिले के लोग पिछले 2 हफ्तों से स्मोक का कहर झेल रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा कैमरा घुमाएं और इधर की तस्वीरें दिखाएं, ताकि हम अपने दर्शकों को दिखा सकें कि आसमान में किस तरह से जो धुएं की परत है वो छाई हुई है। ये धुएं की परत का असर इतना है कि दिन के अंदर भी हल्का अंधेरा दिखाई दे रहा है। इस स्मोक के कारण जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको अक्यूट और से सीवियर अटैक आने की संभावना रहती है। हार्ट के पेशेंट को दिक्कत आ रही है। बाइक चलाते समय या पैदल चलते समय आंखों में जलन महसूस हो रही है। तो आंखों में जलन महसूस हो रही है, बता रहे थे हमारे संवाददाता। और ये आलम सिर्फ एक शहर या एक ज़िले या एक गांव का नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के तमाम अलग अलग शहरों का है। हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर समीर भाटी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ आप डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग पैथ लैब के। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और जिस विषय के लिए हमने आपको जोड़ा है वो विषय अपने आप में बेहद ही गंभीर है। डेटा के माध्यम से हमने बताया कि किस तरह से तमाम शहरों की आबो हवा तो बहुत ज़्यादा जहरीली होती जा रही है। डॉक्टर साहब, क्या इसके कारण है और मौजूदा स्थिति क्या है इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसके जैसे रीजंस देख रहे हैं, रीजंस तो मल्टीफैक्टोरियल है, पर ज्यादातर जो पोल्यूशन का स्तर है, जैसे ही ये सर्दियां आती है अक्टूबर नवंबर के अंदर, ये काफी सीवियर कैटेगरी के अंदर चला जाता है। आमतौर पर भी देखें तो जो एक्यूआई हमारी नॉर्मल मेंटेन रहनी चाहिए कि हम 50 तक कह रहे हैं नॉर्मल, उतनी तो नहीं रहती है। इसीलिए जो जितनी रिसर्च आ रही है इसमें भी यही आ रहा है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, शहरों के अंदर जो लोगों की एज है, क्वालिटी ऑफ लाइफ और एज स्पैन वो कम हो रहा है। स्पेशली जैसे दिल्ली की बात करें तो लगभग 10 साल के करीब लोगों की उम्र कम हो रही है। तो इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी है, लॉन्ग टर्म भी इफेक्ट भी है। स्पेशली अभी फिलहाल हम अगर बात करें तो जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जिनको पहले से कोई ना कोई गंभीर बीमारियां हैं, हार्ट का, लंग की कोई डिजीज है, छोटे बच्चे हैं क्योंकि उनके अभी डेवलपिंग लंग्स अभी डेवलपिंग फेज में है, उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। खासतौर पे हमारी जो प्रेग्नेंट वीमेन है, ये सब वनरेबल पॉपुलेशन में आ जाते हैं, तो इनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन और ध्यान देने की जरूरत है। समीर, डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से इस वक्त जो है स्थिति बिगड़ती जा रही है, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को भी ज़रा आप आम भाषा में समझाएं कि जब वो घर से बाहर निकल रहे हैं, जब वो सड़कों पर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या काम पे जा रहे हैं या सामान्य भी किसी काम के लिए निकल रहे हैं, बाहर जब वो निकल रहे हैं तो कितनी खतरनाक ये स्थिति हो सकती है और किन बीमारियों से इन तमाम लोगों को जो है उलझना भी पड़ सकता है इस प्रदूषण के कारण। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें जो सावधानियों की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को ज्यादा रिस्क है। रिस्क में मतलब हम बताएं तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो, और जो बुजुर्ग हैं, इसके बाद अगर गर्भवती महिलाएं हैं या जिनको पहले से अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनकी अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, छाती से संबंधित, चेस्ट से संबंधित पहले से कोई किसी को समस्या है, हार्ट की समस्या है, तो इन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि जिस समय पोल्यूशन का स्तर ज्यादा है तो मास्क N95 का आप जरूर बाहर पहनकर जाएं। और सुबह सुबह के समय वॉक करने के लिए ना जाएं, क्योंकि वॉक करने से या बाहर रनिंग करने से फायदा नहीं बल्कि आपको ज्यादा नुकसान होगा, कि उस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा खतरनाक होती है। तो जब धूप निकल जाती है तब आप वॉक वगैरह करने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा थोड़े प्रोटेक्शन के लिए जैसे आंखों के अंदर आप कुछ चश्मा पहन सकते हैं, पेन ग्लासेस, या आप इस तरह का कुछ भी प्रोटेक्शन आंखों के लिए जरूरी है। जो 2 व्हीलर्स पे जा रहे हैं तो कोशिश करें प्रॉपर हेलमेट जिसके आगे कवर हो, ताकि आप डायरेक्ट जो पोल्यूशन है उसके एक्सपोजर से अपने आप को बचा पाएं। इसके अलावा सुबह जब पोल्यूशन का स्तर ज्यादा होता है तो खिड़की और दरवाजे उस समय बंद रखने चाहिए, क्योंकि जो बाहर का पोल्यूशन है वही इंडोर पोल्यूशन। कई बार ये होता है कि जितना बाहर का उतना ही अंदर का पोल्यूशन होता है। तो डॉक्टर साहब, इस स्थिति में तो ये कह सकते हैं हम लोग कि प्रिकॉशन ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योर करने से। लोगों को पहले से ही अब अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा, प्रिकॉशन बनाए रखेंगे तो फिर क्योर करने की ज़रूरत ज़रा कम पड़ेगी। यही स्थिति अगर मुझे लगता है इस पे चलेंगे तो लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक बात है?
सावधानी बहुत बरतने की जरूरत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जैसे दिवाली भी नजदीक आने वाली है, दिवाली के बाद जो पोल्यूशन का स्तर है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है जितना हम सावधानियां बरतें, ताकि इसके जो इल इफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म थोड़े टाइम के लिए हमने पोल्यूशन का हमारे, उसका इफेक्ट जो होता है वो इरिवर्सेबल, वो डैमेज जो होता है वो इरिवर्सेबल होता है। तो इसलिए आपको सावधानियां पूरी तरह से बरतनी है। और ये फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी आपकी इफेक्ट राइट, करता है। राइट। एंग्जाइटी, ठीक है, डिप्रेशन, ये सब चीजों को भी बढ़ाता है ठीक है जी। डॉक्टर साहब, आपने तमाम जानकारियों से हमारे दर्शकों को रूबरू करवाया और हम लोग ने भी जाना है कि क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। आपने बताया कि जो मॉर्निंग वॉक है उसमें थोड़ा समय का फेरबदल लोगों को कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह जो है स्मॉग का असर दिखता है। और आपने बताया कि जो लोग पहले से ही स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझते रहें उनके लिए खास तौर पर प्रिकॉशन बरतने की ज़रूरत है। मैं बहुत शुक्रिया कर रहा हूं डॉक्टर साहब आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम बातें रखी। बहुत शुक्रिया NDTV राजस्थान में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब क्योंकि हमने ये जान लिया है कि मौजूदा स्थिति क्या है, हमने डेटा के जरिए आपको बता दिए तमाम आंकड़े, हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं, ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर ने जो आंखों देखी आपके लिए भेजी वो भी दिखाई, और फिर डॉक्टर साहब से हमने पूरी स्थिति को भी समझाया। अब सीधा मैं अपने पैनलिस्टों को जोड़ रहा हूँ, अन्य पैनलिस्टों को जोड़ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ भरत मेघवाल जुड़ेंगे और आलोक वत्स जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दोनों लोग का बहुत स्वागत कर रहा हूं सर NDTV राजस्थान पर। विषय आज का बड़ा गंभीर है और नॉर्मली ये विषय नहीं उठाया जाता है, लेकिन हमको लगा कि अगर इस वक्त भी इस विषय पर बात नहीं होगी तो फिर कब बात होगी, क्योंकि अभी मौजूदा स्थिति ये है भरत मेघवाल, राजस्थान के अंदर जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ तमाम शहर ऐसे हैं जहाँ पर AQI 250 से आगे है, 350 से आगे वाले भी हैं, 400 से आगे वाले भी शहर हैं। तो ये स्थिति आप लोग की सरकार को या दिखती नहीं है, या इस पे काम करने की इच्छा नहीं है, या क्या कारण है? राहुल जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा NDTV राजस्थान को, जो ऐसे एक गंभीर मुद्दे को आपने लिया। क्योंकि आजकल अमूमन हम देखते आ रहे हैं कि जो मुद्दे टॉपिक डिबेट के लिए लिए जाते हैं वो ध्रुवीकरण, धर्म या अन्य किसी मुद्दे पर होता है। आपने राजस्थान के पॉल्यूशन की बात की। देखिए, अगर देखा जाए तो आज 21वीं सदी में जिस तरीके से जनसंख्याओं में वृद्धि हुई है और जिस तरीके से लाइफ स्टाइल बदला है, कुछ चीजें ऐसी होती है जब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। आज आप देखिए, अगर हम बात करें तो हर एक घर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जहां पहले 2 व्हीलर नहीं हुआ करता था, आज हर एक व्यक्ति के पास 4 व्हीलर है। हर एक व्यक्ति जब रोड पे निकलता है तो जब अपनी गाड़ियों को लेकर निकलता है तो पॉल्यूशन उसमें बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ जो ये महीना होता है सितंबर का और नवंबर का, यहाँ जो राजस्थान के जो आपने जगह बताई, ये सब ऐसी जगह है जहां पर खेतों पे काम किया जाता है। और जो एक जब खेत के अंदर आप कटाई कर देते हैं, कटाई करने के बाद वहां पर वो जो खेत के अंदर जो अवशेष बच जाते हैं उनको जलाया जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो देखा जाए तो सरकार के मुझे लगता है कि कुछ चीजें सरकार की जो चीजें होती है उनसे बाहर होती है। जो राज्य सरकार कर सकती है वो नहीं कर पाती है। मैनिफेस्टो में जरूर ये चीजें शामिल होनी चाहिए। औद्योगिकरण का जिस तरीके से विकास हुआ है, उद्योगों से निकलने वाला जो प्रदूषण होता है, वाहनों से निकलने वाला जो प्रदूषण होता है, उन सब चीजों का एक कारण रहता है कि हमें इस तरह का प्रदूषण देखने को मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। केंद्र सरकार ऐसा क्या कर देगी जो राज्य सरकार नहीं कर सकती? आप बता रहे हैं कि सरकार के दायरे से बाहर है, केंद्र ऐसा क्या कर देगा? केंद्र से अपेक्षा है आपको, इसका मतलब आप जान रहे हैं कि कुछ सॉल्यूशन तो होता होगा, तभी आप केंद्र से अपेक्षा कर रहे हैं। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर अगर आप ज्यादा उस पे दबाव बनाएंगे लाने के लिए, जिस तरीके से हाइड्रोकल जो व्हीकल्स है उनके ऊपर बात चल रही है, उसके ऊपर आप चीजें कर सकते हैं। औद्योगिकरण के ऊपर आप बात कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने समय समय पर इस तरह की चीजों को प्रयासरत किया है, चाहे पौधारोपण से संबंधित बात हुई हो, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल की बात हुई हो। आपने देखा होगा, हमेशा जब पृथ्वी दिवस मनाया जाता है उस दिन माननीय मुख्यमंत्री एक दिन के लिए लाइट जो बंद करने का आह्वान करते हैं, उसके लिए भी वो आह्वान करते हैं ताकि ओजोन परत के ऊपर प्रभाव ना पड़े। तो हर तरीके से सामाजिक कार्य तो किए जाते हैं, लेकिन इसमें NGO हो गए, केंद्र हो गई और बाकी जो भी संस्थाएं हैं जो पॉल्यूशन से संबंधित हैं या जो पर्यावरण से संबंधित है, उन लोगों को एकजुटता के साथ आना चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई पक्ष विपक्ष या राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे हेल्थ से जुड़ा मामला है। क्योंकि इस समय देखिए, जो अस्थमा से संबंधित पेशेंट होते हैं, निमोनिया से संबंधित पेशेंट होते हैं, राइनाइटिस जिनको होता है, उनको बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझना पड़ता है। जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, पराग कण वायु की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, इस समय सांस लेने में तकलीफें आती हैं।
तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। राजस्थान की कांग्रेस भरत मेघवाल जी, सरकार मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, पूरा आपको मैंने समय दिया और मैं इसलिए आपकी बात लगातार पूरा ध्यान से सुन रहा था कि मैं उम्मीद में था कि कुछ इसमें ऐसी बात निकल के आएगी जिससे मुझे इस बात की प्रसन्नता होगी कि पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधित्व के तौर पे आपने कुछ या तो जिम्मेदारी ली होती कि हाँ सरकारी गलती है, सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही है, लेकिन आप मुझे लगता है ओवर डिफेंसिव जो आपने बात रखी है, इसमें कहीं भी ये एक्नॉलेजमेंट मुझे आपकी बात में नहीं दिख रहा है कि जो मौजूदा स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार कौन है वो छोड़ देते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन कौन करेगा और मौजूदा वक्त में कौन जनता के लिए काम करेगा। अगर सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, सरकार की जवाबदेही नहीं होगी, सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तमाम बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, क्या उन बैठकों में एक बार भी इसका जिक्र नहीं होता कि आने वाले महीने में क्या स्थिति बनने वाली है? पहली बार तो नहीं है स्थिति, पिछले साल भी यही थी। तो इसलिए मैं फिर आपसे सवाल पूछूंगा और चाहूंगा इस बार आप उत्तर ये दें कि आपकी सरकार ने इस वक्त क्या किया या पिछले साल में भी क्या किया, जरा बताइएगा। आलोक वत्स के पास पहले मैं जा रहा हूं, अब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आलोक जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आप लोग के मैनिफेस्टो में तमाम बातें होती हैं, तमाम विकास की बात होती है और भी बात होती है, प्रदूषण का मुद्दा क्यों नहीं होता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। अब जो स्थिति बन गई है भारद्वाज जी, मुझे लगता है कि अब सारे दलों में के मैनिफेस्टो में ये चीज मैंडेटरी हो जाएगी, क्योंकि अब लेवल ऐसा हो गया है कि एकदम जहरीली हवा में जीने को बाध्य हो गया है आदमी, और अब इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है। सामूहिक रूप से सबको मिलके कड़े फैसले लेने होंगे, तभी इस देश का बच्चों पर, युवा वर्ग और बूढ़ों पर ये असर करेगा कि हम इस जहरीली हवा से मुक्ति पाएं। अब ये डेंजर लेवल कर, इसलिए ठीक है आलोक जी, मैं आपकी बात सुनना चाह रहा था, लेकिन बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज़ आपकी ठीक से क्लियर नहीं आ पा रही है और मुझे लगता है शायद आप या तो ट्रैवल कर रहे हैं। मैं जैसे ही अपनी टीम से कहूँगा, जैसे ही आलोक जी का कनेक्टिविटी प्रॉपर हो जाए वापस से मुझे बताएं ताकि हम उनसे बात कर सकें। लेकिन भरत मेघवाल, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या विजन है अब आप लोगों का, क्योंकि मौजूदा स्थिति आप देख रहे हैं, आपने देख लिया, आपने तमाम बातें बता दी किन चीज़ों की वजह से होता है, किन चीज़ों से इसका उपाय किया जा सकता है। इतने बीच के डिस्कशन में ये सब बातें सामने आ चुकी हैं। अब ज़रा बताइए 23 में आप लोग का क्या विजन है इस विषय पर? नहीं, देखिए, बिल्कुल हम जो आप विषय बता रहे हैं उसे मैनिफेस्टो में भी शामिल किया जाएगा कांग्रेस पार्टी द्वारा, और समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने ये चीजें की भी है। हमने चाहे सोलर से संबंधित एनर्जी को बढ़ावा देने का काम राजस्थान ने किया, और राजस्थान सोलर एनर्जी के में भी आप देखिए आज जो उत्पादन कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है। समय समय पर सामाजिक संगठनों के माध्यम से हमने जो काम किया, चाहे कृषि से संबंधित हो, उसमें भी हमने ये चीजें की कि प्रदूषण को किस तरीके से रोका जाए। लेकिन मैंने राजीव जी पूर्व में भी आपको, राहुल जी, मैंने ये बात की कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके अंदर आप अपील कर सकते हैं, किसी के ऊपर मॉनिटरी या कुछ ऐसा हार्श प्रोविजन नहीं लगा सकते जिसके आधार पर आप इन चीजों को रोका जा सके। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने, भरत जी सुप्रीम कोर्ट ने आज कैबिनेट सचिव को, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को कहा कि 5 राज्यों के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करें। उसमें राजस्थान शामिल था, उसमें दिल्ली था, पंजाब भी है, हरियाणा भी है और उत्तर प्रदेश भी है, उसमें यूपी भी है, मध्य प्रदेश भी है जी। क्योंकि देखिए, जब खेत के अंदर से बुआई और कटाई कर दी जाती है, उसके बाद पिलानी या पिरानी जो शब्द यूज किया गया है, उसको जब जलाते हैं तो वो जो धुआं है वो धुआं ऊपर उठता है। और मैंने आपको पूर्व तो उसकी रोकथाम करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस सरकार। राजस्थान में पराली जलाते हैं जो, उसको सुप्रीम कोर्ट ने तो मना किया है, तो उसकी क्या रोकथाम करने के लिए आप लोगों ने प्रयास किया है राजस्थान में? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, और जब जहां तक यथासंभव है, अगर वो तो सवाल तो यही है ना सर, कब आप लोग करेंगे जागरूक, कब लोग अवेयर होंगे, कब? ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लान पे हम लोग बात कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति में जो आदमी सांस लेने में जिसको दिक्कत हो रही है, वो आपके लॉन्ग टर्म प्लान का क्या करेगा? नहीं, लॉन्ग टर्म प्लान, देखिए बिल्कुल लॉन्ग टर्म प्लान, इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं समय समय पर। मेरा इसी में सवाल यही है, कब वो बनाया जाएगा? क्या वो बन गया है प्रोजेक्ट? नहीं, बिल्कुल बन रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। और शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या है आपके? तत्काल राहत देने के लिए क्या कर रही है राजस्थान सरकार? सीवर के पानी को पहले खुले नालों में छोड़ दिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब कांग्रेस की सरकार ने पुख्ता तरीके से उसके ऊपर काम किया, हमने ये देखा कहीं पे भी किसी तरह से कोई वायु प्रदूषण तो नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि साउंड पॉल्यूशन में आप देखिए 10 बजे बाद यहाँ राजस्थान में इतनी सख्ती है कि आप साउंड नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हमने
ना केवल एयर पॉल्यूशन, यहाँ तक कि साउंड पॉल्यूशन तक पे भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पुलिस महकमे के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई करने के भी कार्य किए गए हैं। लेकिन मैं आपको कुछ फिर भी कह रहा हूँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन सब्जेक्ट में जनता की भागीदारी भी सरकार के साथ बहुत जरूरी भरत जी, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, आपको लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी को जो कि अपने आप को हमेशा से एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी बताती रही है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ही आप लोग के संगठन का नाम भी हुआ करता था, आपको लगता है कि मैनिफेस्टो में प्राथमिकता दी जानी चाहिए इस बड़े विषय को? नहीं, हमने हमेशा दी है प्राथमिकता, ऐसी बात नहीं है। हमारे में हम सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ध्रुवीकरण के नाम पर बात नहीं करते। कांग्रेस पार्टी का जो भी मैनिफेस्टो रहा है वो सबको एक साथ लेकर चलने का रहा है। प्रदूषण कब रहा है आपके मैनिफेस्टो में, मुझे बताइए ना सर, मुझे करेक्ट भी कर दीजिए, और मैं भी जानने के लिए बैठा हूं, मैं भी सब कुछ नहीं जानता हूं, मैं भी समझना चाहूंगा आपसे। मुझे बताइए कौन से मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने प्रदूषण का जिक्र करते हुए कहा कि हम लोग 2018 में हमने सोलर को, 2018 के मैनिफेस्टो में हमने सोलर को बढ़ावा देने की बात करी। 2018 के मैनिफेस्टो में हमने कृषि के जो यंत्र थे उनमें आधुनिकीकरण लाकर हमने बात की। जिस तरह से जैविक खेती की जाती थी कृषि के अंदर, हमने उस बात की। कृषि बजट देने वाला राजस्थान एकमात्र अकेला राज्य है जिसको हमने अलग से कृषि बजट दिया। ईआरसीपी के माध्यम से आज हम जब ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली ऐसी चीजें हैं जो आपके प्रदूषण को रोकती है, साथ ही साथ जो वायु है, वायु के क्वालिटी कंट्रोल को बढ़ाती है। तो राजस्थान ने तो उस पर बात की है। आप ये कह रहे हैं कि आप लोग ये बात कहते हैं राहुल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता का ऐसा बयान सुन लीजिएगा। दिल्ली में बैठी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, दिल्ली में बैठे गंगा को साफ करने वाले जो बड़े बड़े बयान देते थे, गंगा मेरी माता है, कहां गई गंगा माता साफ करने वाले? ठीक है आलोक जी, आज विषय वायु है, जब जल पे बात होगी, भरत जी आज विषय जहरीली वायु है, जब जल पे बात होगी तब गंगा की सफाई को लेकर के सवाल पूछा जाएगा। आज सवाल वायु पर है। आलोक वत्स के पास में जा रहा हूं क्योंकि उनका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, उनको समय नहीं मिल पाया। आलोक जी, कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है, भरत मेघवाल बता रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस पार्टी लॉन्ग टर्म प्लान पे फोकस करती रही है, सोलर एनर्जी उनके मैनिफेस्टो में शामिल रहा है। उन्होंने बताया कि कृषि का बजट बढ़ा देने से इनडायरेक्टली पॉल्यूशन घटता है। हालांकि मैं इसको समझ थोड़ा नहीं पाया, लेकिन आप जरा समझा दीजिए कि बीजेपी के विजन में प्रदूषण जैसा मुद्दा कहां स्टैंड करता है, क्या आप लोग का विजन है? साफ शब्दों में बताइएगा, क्या विजन है कुछ आपके पास या कुछ हवाई बातें हैं आपके पास भी? आलोक बस जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, फोन को। आप मुझे मैं सुन पा रहा हूं जी सर, बताइए। कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू सर, प्लीज कंटिन्यू। मेरा ये कहना है कि ये एक ऐसी समस्या है जिसके निजात के लिए सारे लोग अगर किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया है तो सारे पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए दोषी हैं। कमोबेश थोड़ा बहुत कोई कवायद कर दिया है, लेकिन हर साल ये मामला गंभीर से और गंभीर होता चला जा रहा है। अच्छा, दीपावली पर पटाखे जलाने से मना करेगा अगर सुप्रीम कोर्ट, तो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? आपके कार्यकर्ता मानेंगे या नहीं? बिल्कुल, अगर एक सच्चा नागरिक है तो अवश्य मानना चाहिए, और नहीं अगर गुंडे मवाली है तो नहीं मानेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अब ये सामूहिक रूप से हर पॉलिटिकल पार्टी का धर्म बनता है कि वो इसमें राजनीति से ऊपर उठकर और मिलजुल कर एक ऐसी कवायद करे, ठीक है, जिससे कि ये देश इस जहरीली हवा से मुक्त होने की तरफ बढ़े। ठीक है आलोक जी, 10 सेकंड और दे रहा हूं मैं आपको, 10 सेकंड और दे रहा हूं। मुझे बताइए पराली का क्या सॉल्यूशन है बीजेपी के पास? राजस्थान की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं कि मशीनें लगाकर उसको पराली का उसको किया जाए कि उसको जलाने ना दिया जाए और पराली के लिए मशीनें उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी तो ये सब काम होंगे। कांग्रेस ने बताया कि भाई उनकी सरकार जहां जा रही है उन लोगों ने भी इसको लेकर काम किया है। लेकिन ठीक है आलोक जी, लेकिन सवाल यही है कि जब दोनों प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि हम लोग काम किया है, हम लोग काम करेंगे, हमारा विजन क्लियर है, प्रदूषण को मुद्दा बनाना चाहिए, तो फिर क्यों ये तस्वीरें हमको दिखानी पड़ रही हैं जो आज हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं? नहीं, ये गलत बयानी है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दिल से काम नहीं किया इसके ऊपर। ठीक है आलोक जी, यही सत्य है, यही सत्य भी लगता है,
यही सत्य लगता है। आपकी अंतिम बात पर मैं डिस्कशन को समाप्त कर रहा हूं। दोनों लोग का बहुत शुक्रिया कर रहा हूं। भरत मेघवाल, बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए। आलोक वत्स, आपका भी शुक्रिया, आपने बीजेपी का पक्ष रखा। डेटा के जरिए, विजुअल्स के जरिए, डॉक्टर्स की बात के जरिए और हमारे संवाददाताओं की आंखों देखी के जरिए हमने आपको बताया कि इस वक्त राजस्थान के अलग अलग शहरों की आबो हवा का आलम क्या है। राजनीति का आलम भी लगातार बदल रहा है, उस पर भी हमारी नज़र है, लेकिन उस बीच ये ठोस और बुनियादी मुद्दे कहीं छूट ना जाएं, इसलिए आज हमने इस बड़े विषय को रखा था। चुनाव राजस्थान में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।